अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बिल आखिर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया है। इब्तदाई तौर पर यह कहा गया है कि यह इजलास वफात पाने वाले रुकन कौमी असम्बली की फातिहा तक महदूद रहेगा। तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक इजलास कब तलब किया जाएगा, इस पर अभी कोई वजाहत सामने नहीं आई। अपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली के इजलास में इस ताखीर को आइन शिकनी करार दिया है। अगर आइन का आर्टिकल 54 देखा जाए तो इसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि अगर एक चौथाई अरकान कौमी असम्बली इजलास के लिए रेक्विजिशन दें तो स्पीकर पाबंद हैं कि वो 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाएं। अपोजिशन जमातों की यह रेक्विजिशन 8 मार्च को कौमी असम्बली में पेश की गई थी, जिसके मुताबिक अगले 14 रोज का वक्त 22 मार्च को खत्म हो रहा था। इस सारी सूरत हाल के कानूनी पहलुओं के साथ साथ कुछ सियासी पहलुओं पर भी बात करेंगे। आइनी और कानूनी माहिरीन के साथ साथ सियासी माहिरीन भी आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। उनसे इस सारी सूरत हाल पे तजिया लेंगे कि जा किस तरफ रहे हैं। फाद साहब, जो एक डिबेट चल रही है, स्पीकर साहब ने जो डेट अनाउंस की है कौमी असम्बली की, इस पर हमने बड़ी डिटेल में बात करनी है अपने जो मेहमान हैं उनसे भी। तो इससे पहले एक को जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मालाकंड में एक फिर बड़ा भरपूर जलसा किया है, मेरा ख्याल में आगाज उससे कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बयानिया अब सेट कर रहे हैं, आहिस्ता 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 जो चीज़ें लोगों को इंजेक्ट कर रहे हैं, जो उनको बता रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या समझते हैं किसी ना किसी स्टेज पे ये बयानिया उनको फायदा देगा? देखिए, बयानिया तो बड़ा क्लियर हो रहा है वकास। बयानिया क्या है कि मैं साफ सुथरी सियासत करने आया था और उन लोगों के खिलाफ जो कि चोर और डाकू हैं, और अब वो साबित हो रहा है जिस तरीके से ये अदम एतमाद का जो लेके आए हैं मामला, और ये मेरे लोगों को की ज़मीर की कीमत लगा रहे हैं और वो साबित कर रहे हैं जो मैं पहले से कहता आया था। एक बात तो ये। दूसरा ये कि जो मगरिब है उसके ऊपर तनकीद कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, और मैं किसी के सामने अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा, और अगर यूरोपियन सफ़ीरों ने यहाँ पे एक बयान दिया है तो वो भारत के सामने क्यों नहीं दिया, ये दूसरा। और तीसरा ये कि ये तमाम लोग आपस में मिल गए हैं और मुझे बाहर निकालना चाह रहे हैं, और ये जो है वो हक व बातिल की जंग है। बिल्कुल ऐसा ही ये बयानिया अब बन रहा है। और अब देखिए कि आज भी उन्होंने एक जुमला कहा कि अगर मुझे ये लोग कहते हैं कि आप जो है इनको पैसे देकर अपने लोगों को वापस ले आए तो मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत पे। मैं पैसे नहीं दूंगा, हुकूमत छोड़ दूंगा, यही मतलब हुआ ना जी। तो मेरे ख्याल में ये जो बयानिया बन रहा है ये बिल्कुल जाहिर होता जा रहा है कि ये तैयारी हो रही है कि अगर हम ये वाला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते तो फिर हमने अपनी सियासत किन बुनियादों पे करनी है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए, हुकूमत के अंदर भी ये पूरी कोशिश तो वो कर रहे हैं कि हर हवाले से जो भी उनके पास हरबा अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करें ताकि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब ना हो। लेकिन उसमें उसके साथ साथ मेरे ख्याल में बहुत हद तक, और ये मैं ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ कि मेरी जो बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है, ये एहसास गवर्नमेंट में आना शुरू हो गया है कि यानी ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि वो ये नंबर्स गेम नहीं जीत सकेंगे। तो उन्हें अपने भी हुकूमत में इक़्तिदार में रहने के दिन जो हैं वो चंद नज़र आ रहे हैं, गिने हुए नज़र आ रहे हैं। ये पब्लिकली कभी नहीं कहेंगे, जाहिर बात है। वो तो ये कहेंगे जी हम जीतेंगे और ये सारे जो मर्जी करने ये हमारे खिलाफ जो है ये वोट नहीं जीतते। लेकिन जो हकीकत होती है ना वो लोग पहचानने वाले पहचान लेते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, खास उसमें अभी हम बात करेंगे कि इसमें जो आईनी मामला चल रहे हैं और जो स्पीकर साहब जो अपने इख्तियारात को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम ऑप्शंस के बावजूद कल भी हमने ये बात की थी, ये हकीकत यह है कि इसमें फैसला होना है नंबर्स गेम से, और कोई तरीका नहीं है। और नंबर्स गेम में इनके पास इस वक्त तक पोजीशन गवर्नमेंट की मुस्तहकम नहीं है। तो ये सूरत हाल है जिस तक आज नजर आ रही है। और जो आप ये तकारीर सुन रहे हैं और जो दीगर जो इनकी मूव्स हैं वो सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में ये इसलिए सोच समझ के ये तमाम तर मामलात को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि अगर हम अपोजिशन में गए तो फिर हमारा नारा क्या होगा, हमारा बयानिया क्या होगा। ठीक हो गया। ये तो हमने बात कर लिया है हुकूमत की, कल बड़ी डिटेल में बात की थी कि स्ट्रेटजी उनकी क्या नजर आ रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन की स्ट्रेटजी कि अगर वो हुकूमत में आए तो उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उसमें आपको कितनी क्लैरिटी नजर आ रही है? क्योंकि अभी भी मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं और आपके पास कोई अंदर की खबर भी होगी कि जो बाद का सेटअप होगा, अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है
तो उसमें मुझे लग रहा है कि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है अपोजिशन जमातों में। ये बहुत हद तक बात दुरुस्त है, क्योंकि देखिए जो एक अपोजिशन के कैंप में जो एक तरह का इख्तलाफ राय है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, आप उनसे बात करें पब्लिकली, अगर आप उनसे पूछें तो उनका एक ही जवाब होता है, जी ये तो वक्त आने पर हम कर लेंगे, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन प्राइवेटली भी अगर आप उनसे बात करें तो ये बात बिल्कुल उभर कर सामने आ रही है कि मुख्तलिफ आरा हैं कि इसके बाद हम अगर वो कामयाब हो जाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को कुर्सी इक़्तिदार से हटाने में, तो उसके बाद क्या करना है, ये असम्बलियाँ कब तक चलनी है, जो नई हुकूमत आएगी वो उसने कितने दिन जो है वो हुक्मरानी करनी है, इसमें टेंशन है। मुस्लिम लीग नून जो है वो चाहती है कि ये जल्द अज जल्द मामला जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर कुछ और स्टेक होल्डर्स हैं वो ये चाहते हैं कि मामला जो हैं वो पूरे 1.5 साल तक चले। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जो कि उभर कर सामने आएगा। अभी इसको उन्होंने उसके ऊपर ढक्कन दे के रखा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर ये पक रहा है। अच्छा, लेकिन ये बाद में तो बहुत बड़ा क्राइसिस भी खड़ा कर सकता है। देखिए क्राइसिस हो सकता है, मुझे लगता है यूं है कि इस टाइम वो ये समझते हैं, अपोजिशन ये समझती है कि एक बार हमने इनको इमरान खान साहब को हटा दिया तो फिर ये वाला मामला हम किसी तरह सुलझा लेंगे। मेरे ख्याल में ये भी बहुत हद तक अभी तक जो है वो इत्तेफाक राय है कि जी हम इतना बड़ा अगर हम ये कदम ले लेते हैं जो हम लेने जा रहे हैं, तो उसके बाद ये अगर हमारा इख्तिलाफ राय नहीं भी होता तो फिर जो भी मेजॉरिटी का ओपिनियन है उसको हम लेके चलेंगे। प्रॉब्लम असल में पीएमएलएन का है। पीएमएलएन ये समझती है कि जितना अरसा हम हुकूमत में रहेंगे, क्योंकि अगर ये वो गवर्नमेंट में आते हैं तो वो उसको लीड करेंगे, जितना अरसा वो इस गवर्नमेंट में रहेंगे, इक़्तिदार में रहेंगे इलेक्शन से पहले, उतना उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो तमाम तर मुसीबतें उनके ऊपर आ जाएंगी। उनको लगता ये है कि जो दीगर लोग हैं, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो दीगर जमातें हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों, जितने दिन पीएमएलएन गवर्नमेंट में रहेगी उन तमाम लोगों को फायदा होगा, वो सब गेन करेंगे एट द एक्सपेंस ऑफ पीएमएलएन। तो ये इशू है। लेकिन पीएमएलएन का मसला ये है कि उनको इन तमाम लोगों को साथ लेकर चलना है, और उन्होंने उनसे को बार्गेन स्ट्राइक किया है कि पहले इनको निकालें फिर हम ये करेंगे। तो ये इशू है, लेकिन इसका बाद में क्या होगा मेरे ख्याल में थोड़ा सा कबल वक्त है। ठीक हो गया फात साहब, यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद नाजरीन, जैसा कि हमें बताया था कि तहरीक अदम एतमाद के तारीख के हवाले से जो अभी एक बहस चल निकली है, उसका आईनी पहलू जो है उस पर हमने डिस्कशन करनी है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि स्पीकर साहब ने 25 मार्च को जो इजलास तलब किया है, तो उसकी कानूनी और आइन में कितनी एक गुंजाइश है, क्योंकि 14 दिन का जो टाइम था वो 22 मार्च को ख़त्म हो रहा था। तो इन्हीं आइनी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर कानूनदान हैं और बड़ी अच्छी तरह इस किस्म के मामला, जो कानूनी मामला हैं, उनको देख रहे हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का हमें। शुक्रिया जी सलमान साहब। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं ये देख रहा था जो अभी स्पीकर साहब ने जो 25 को बुला लिया है इजलास, और अपोजिशन का ये कहना है कि जी 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो रिक्वेजिशन करना जो है वो लाजमी है। और जो वजह बताई है स्पीकर साहब ने वो ये बताई है कि क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रही थी पार्लियामेंट में, क्योंकि वहाँ पे कोई रेनोवेशन हो रही हैं और OIC का इजलास होना है, तो इसलिए उस वजह से मजबूरन हमने जो 2 हफ्ते की जो लिमिट है जो कि 21 तारीख को पूरी होनी थी, वो हम उसकी बजाय अब 25 को बुला रहे हैं। ये आईनी तौर पर ये कोई तरीका है कि स्पीकर ये कर सकते हैं? नहीं, देखें, ये यकीनन आइन से इनहराफ है। आइन की जो मंशा है, जो तकाजा है, वो तो यही था कि 14 दिन में इजलास तलब हो। अब ये कहना कि रेनोवेशन हमने कर दी है इसलिए हम इजलास नहीं बुला सकते, बहुत ही अजीब बात है। लेकिन अब मामला ये है कि किया क्या जाए। अगर इस फैसले के खिलाफ अपोजिशन या कोई भी मेंबर अदालत की जानिब जाए तो वहाँ एक मसला होगा। आमतौर पे स्पीकर की रूलिंग्स के खिलाफ पिटिशंस एंटरटेन नहीं की जाती, लेकिन अगर कर भी ली जाए तो आप कल 21 तारीख है, कल आप कुछ दायर करेंगे, शायद वो 22 को लगे, उसके बाद 23 की छुट्टी है, फिर 24 आ ही जाएगा। लिहाजा जो मुद्दत आइन में दी गई थी वो 21 बनती है या 22 बनती है, थोड़ी सी वहाँ भी बहस है, वो तो बहरहाल अब आगे गुजर जाएगी, उसमें इजलास मुमकिन नहीं होगा। अब सवाल फिर ये है कि आइन की एक शिक है जो कहती है कि वो काम जो किसी मुद्दत में करने हैं आइन की रूह से,
वो अगर उस मुद्दत में नहीं भी होते तो उनको कलअदम नहीं तसव्वुर किया जाएगा। ये सहारा लेंगे इस शिक का स्पीकर साहब, और वो ये कहेंगे कि अगर मैंने 25 को भी बुला लिया है वो इजलास जो 22 को या 21 को बुलाना चाहिए था, तो बहरहाल इजलास अब मौजूद है, बुला लिया गया है, बात को आगे बढ़ाया जाए। ये इजलास इसलिए तो कलअदम नहीं है, ना अपोजिशन चाहेगी कि 25 का इजलास कलअदम करार पाए। सो अपोजिशन की अगर ये कोशिश है कि किसी तरह 22 को हर सूरत इजलास हो, तो वाहिद तरीका यही है, अगर ये हो सके कि कल एक पिटीशन दायर हो, कल ही वो लग जाए और कल ही हुक्म हो जाए और उस हुक्म के मुताबिक स्पीकर साहब को इजलास बुलाना पड़े। इसके अलावा मुझे कोई तरीका नजर नहीं आता कि 22 से पहले इजलास हो सके। ठीक है। अच्छा, उससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये बनता है कि ये 2-3 दिन जो आगे किए स्पीकर साहब ने, उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है? यानी कि 3 दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा? थोड़े मामलात, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो होना ही है अगर 3 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन उसके साथ एक कंफ्यूजन और हो रही है, वो भी जरा काइंडली सलमान साहब क्लियर कीजिएगा। वो ये कि देखिए, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो आर्टिकल, आइन का आर्टिकल है 95, वो तो बिल्कुल क्लियरली कहता है कि जब मोशन टेबल हो जाएगा तो उसके 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं उस पर वोटिंग होनी है। लेकिन सेशन कॉल करना, ये टेबल करने के लिए, जो कि आर्टिकल 54 में है, उसमें लिखा है कि ये जो 14 दिन में ये सेशन कॉल होना है, वो सेशन कॉल हो गया। अब अगर स्पीकर साहब इसको सेशन को कॉल 25 को बुलाते हैं और फिर उसको प्रोरोग कर देते हैं, क्या उनके इख्तियार में ये है कि वो फिर ऑपोजिशन जो है वो फिर से 14 दिन के लिए वो रिक्वेजिशन करे, फिर 14 दिन के बाद वो असेंबली कॉल हो, फिर वो उसको प्रोरोग कर दें? यानी क्या इसको स्पीकर साहब अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसको प्रोलॉन्ग करते जाएंगे, इसको आगे डिले करते जाएंगे? ये पॉसिबल है? देखिए, ये फिर एक आईनी इनहराफ होगा अगर ऐसा किया। आइन का तकाजा ये है कि जब सेशन कॉल हो जाए तो नेशनल असेंबली के जो रूल्स हैं उनमें यह लिखा है कि वोटिंग कम से कम 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के बाद होगी। तो ये नेशनल असेंबली के रूल्स हैं। अब उस दौरान अगर वो प्रोरोग करते हैं सेशन को सिर्फ इसलिए कि इस मुद्दत से तजावुज किया जाए, तो यकीनन ये गलत बात होगी, उसका कोई जवाज बज़ाहिर नजर नहीं आएगा। और उस सूरत में अगर फिर कोई मेंबर या अपोजिशन अदालत जाती है तो एक, मैं समझता हूँ, अदालत के लिए एक दिलचस्प ये मुकदमा होगा। हाल ही में हमने देखा, अब तो साल से ऊपर हो गया, बरतानिया में स्पीकर ने सेशन को प्रोरोग किया ताकि ये जो ब्रेक्सिट, यूरोपियन यूनियन के हवाले से एक बहस होनी थी, उसको टाला जा सके, उसको मौखर किया जा सके। उसके खिलाफ अपोजिशन पार्टियां अदालत में गईं और सुप्रीम कोर्ट ने बरतानिया की पहली बार 800 साल में 800 साल की जूरिस्प्रूडेंस को बदलते हुए ये कहा कि स्पीकर का जो प्रोरोग करने का इख्तियार है उसको भी हम देख सकते हैं। वो बिल्कुल जो एक प्रेरोगेटिव का तस्वर था कि ये मुतलकन उसके इख्तियार में एक फैसला है, उस नजरिए को रद्द करते हुए बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की कि ये प्रोरोग जो किया गया है ये गलत प्रोरोग किया गया है। लिहाजा अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो यकीनन मैं समझता हूँ ये मामला अदालत में जाएगा और स्पीकर अगर अपने प्रोरोग करने के इख्तियार को एक पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको फायदा पहुंचाने के लिए, खा उनके जहन में कोई भी फायदा हो, तो वो गलत बात होगी और जो रूल्स हैं और जो आइन है उसका इनहराफ होगा। अच्छा राजा साहब, ये भी बताइएगा, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि अदालत में अगर ये मामला जाता है तो क्या वहां पे स्पीकर नेशनल असेंबली जो हैं वो गैर मामूली हालात होने का भी सहारा ले सकते हैं? जैसा कि गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि ओआईसी का सेशन भी चल रहा है, तो वहां पे जो हॉल है हमने उनके लिए डिप्यूट किया हुआ है, और उसके अलावा जो एक नेशनल कौमी असेंबली के जो मेंबर थे उनकी वफात भी हुई है, तो उस हवाले से भी क्या कोई ऐसे गैर मामूली हालात हों तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को उसका फायदा हो सकता है अदालत में? देखिए, वो तो यही 1-2 दिन वाली बात होगी ना, जो 22 को सेशन होना था उसको आप 25 पे ले गए, उससे आगे तो नहीं ये बात जाएगी ना इस बुनियाद पर कि ओआईसी का इजलास था या किसी की वफात हो गई। उससे तो ज्यादा से ज्यादा यही 3 दिन का अरसा मिल सकेगा, लेकिन जो उससे आगे एक खतरा है या खदशा है कि कोई लामतनाही अमल शुरू हो जाए इजलास को मौखर करने का, वो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा। अदालतें जरूर इसमें मुदाखलत करेंगी। तो ये जो पॉसिबिलिटी है कि स्पीकर जो हैं वो इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करें, इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए ऑपोजिशन जो है वो फौरी तौर पर कोर्ट में जा सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि जी
अदालत ये फैसला करे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्योंकि फाइल हो चुका है तो फौरी तौर पर उसके लिए सेशन बुलाया जाए और उसको इस तरीके से प्रोलॉन्ग नहीं किया जा सकता, ये फौरी तौर पर वो ये इकदाम उठा सकते हैं? लेकिन किसी भी खदशे की बुनियाद पे तो अदालत नहीं जाया जाता ना। जब तक वो प्रोरोग नहीं करेंगे स्पीकर साहब किसी सेशन को, तो कोई एक बिनाए दावा जिसे हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा कि अदालत में ये जाके अगर कहा जाए कि हमें खदशा है कि फला तारीख को स्पीकर साहब सेशन को मौखर कर देंगे, प्रोरोग कर देंगे, तो अदालत यही कहेगी कि पहले आप इंतजार कीजिए, शायद वो ना प्रोरोग करें। अगर वो प्रोरोग करते हैं तो फिर देखेंगे कि वो आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है या नहीं। इसलिए पहले से ही तकाजा करना कि एक फैसला दे दिया जाए जिससे स्पीकर के हाथ बंद जाएं, वो शायद बात मुमकिन नहीं होगी। इसी तरह की बात है जैसे 63A की इंटरप्रिटेशन मांगी जा रही है कि पहले से ही हमें ये ताकत मिल जाए कि एक शख्स ने भी वोट नहीं भी किया तो उस पर हम डिफेक्शन का जो क्लॉज है उसका इतलाक करते हैं। तो बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिनके हवाले से अदालती कार्रवाई जो है वो वाकया होने के बाद ही मुमकिन होती है, पहले से आप अदालती कार्रवाई नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे जो लग रहा था सलमान साहब वो ये था कि ये अल्टीमेटली देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है और एंड देयर इज नो वे अराउंड इट, यानी गवर्नमेंट उसको जो मर्जी कर ले, जिस तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स कर ले या उसके ऊपर को पब्लिक प्रेशर डाल ले, अल्टीमेटली उन्होंने आके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस तो करना है और जब वो फेस करेंगे तो उसमें नंबर्स गेम जो है वो डिसाइड करेगी कि ये जीत रहे हैं या हार रहे हैं। लेकिन इस प्रोसीजर की एग्जीक्यूशन में भी अब अल्टीमेटली बात लगता है अदालतों में ही जारी है। तो ये वंस एंड फॉर ऑल फिर अदालत को ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो प्रोसीजर है इसके थ्रू आप इस पे आपने जाना है, देयर इज नो वे अराउंड इट। जाहिर है अगर प्रोसीजर से इनहराफ होता है जो हमारा मुरवजा प्रोसीजर है तो फिर अदालत ही हिदायत देगी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि बिलाखिर तो ये वोट होना है, ऐसा कोई तरीका नहीं है आइन में, कानून में कि इसको बिल्कुल ही किसी गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए इल्तवा में डाल दिया जाए। जो भी कुछ कर लें स्पीकर साहब, अदालत भी अगर मुदाखलत करती है तो उसके बाद किसी ना किसी दिन तो ये होना ही है। अब ये और बात है कि एक फरीक ये समझे कि तातुल से उसको कोई सियासी फायदा होगा, उसको कोई जोड़ तोड़ का वक्त मिल जाएगा, वो एक दूसरी बात है। लेकिन आइन का अमल बिल्कुल वाजे है और उसमें जो भी रखना होगा वो अल्टीमेटली अदालत में बात जाएगी और अदालत वाजे हिदायत देगी। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर मुख्तसर उन्होंने क्लियर बता दिया है कि आइन में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है सवाल से। अब सिर्फ ये है कि अगर क्या स्पीकर वाकई में ये डिलेइंग टैक्टिक्स करते हैं 25 तारीख को बुलाकर और फिर आगे वजीर प्रोरोग करते हैं, या ये कि वो 25 को जब सेशन कॉल होगा तो वो ये कह देंगे कि जी ठीक है जी 25 में ख्याल फ्राइडे बनता है जी, फ्राइडे जी, मंडे को जो है संडे को इनका वो भी है जी, यहाँ पे बहुत बड़ा इनका जो है पावर शो भी है तो 28 को एन मुमकिन है वही कह दें या 29 को कह दें कि जी हम वोट टेबल कर लेंगे। बहरहाल वो तो देखना ही है। लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई कि जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो होना ही होना है। अब एक सवाल है जो अभी हम अगले सेगमेंट में भी जाके बात करते हैं कि ये भी तो देखना है ना कि अदालत इसको कितनी जल्दी जो है करती है, क्योंकि टाइमिंग के ऊपर सारी बात हो रही है और बज़ाहिर तो ये लगता है कि हुकूमत का जो अभी तक नज़र आ रहा है सियासी हिकमत अमली कि जी जितना वो इसको डिले करते हैं, जितना ज़्यादा उनको टाइम मिलता है कि आगे जब बात जाती है, उतना ज़्यादा उनके ख्याल में शायद जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं उस वक्त का। और ये जो नंबर्स गेम में जो कमज़ोर हो रहे हैं अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए, ये जो लोग गए हैं दूसरी तरफ जिस आज भी हमने सुना उनको किसी तरीके से वापस लाना, तो ये सियासी तौर पर शायद एक नज़र आ रहा है। लेकिन उसमें मेरे ख्याल में ऑपोजिशन जो पिटिशन होगी, जो उनके जो कानूनी टीम होगी, वो ये अदालत के सामने रखेगी बात कि जी ये टाइम जो है बड़ा ज़रूरी है, इसलिए हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके अदालत इसमें क्लैरिटी। ठीक हो गया फाद साहब, यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो इसका सियासी पहलू है उस पर भी हमें एक बहुत ही सीनियर गेस्ट ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के वेलकम बैक नाजरीन। पिछले पार्ट में हमने बात की है जो सारा मामला चल रहा है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उसके कानूनी पहलुओं पर और कुछ सियासी पहलू हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़े मुअज़्ज़िज़ गेस्ट हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह हैं पिलडेट के, और इन सारे मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। सर ये बताइएगा, स्पीकर नेशनल असम्बली ने 25 मार्च को इजलास कॉल कर रही है, तो वैसे तो जो टाइम फ्रेम था वो 22 मार्च तक था, लेकिन गवर्नमेंट आगे से आगे डिले करके आपकी नज़र में क्या सियासी तौर पे फ़ायदा हासिल करना चाह रही है
इस इजलास को मजीद डिले करके? देखिए, सियासी तौर पे तो एक ही फ़ायदा है जो उन्हें इस डिले करने के प्रोसेस से हासिल होने की उम्मीद है, वो ये है कि जो लोग पार्टी से नाराज़ हैं उनको किसी तरह से मना लिया जाए, खा वो पार्टी के अंदर हैं, खा वो पार्टी के हलीफ हैं, तो उनसे बातचीत करने का, उनको मनाने का, और जिन लोगों के साथ भी उनके ताल्लुकात कुछ कशीदा हुए हैं, उन सब के साथ कोई ऐसी सूरत पैदा करने का जिससे ये बला टल जाए, तो उनको ज़रा ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। मेरे ख्याल में एक ही वजह हो सकती है, लेकिन ये कानूनी तौर पे भी एक मैं अर्ज़ करूं कि ये जो डेट है, इसके बारे में एक मुझे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन अभी तक हासिल नहीं हो सकी कि ये जो 14 दिन की बात होती है, तो डेज़ का मतलब कैलेंडर डेज़ होते हैं या वर्किंग डेज़ होते हैं। गालिबन किसी ने उनको इंटरप्रेट किया है एज वर्किंग डेज़, उसमें से वीकेंड्स निकाल दिए हैं, तो उस हिसाब से फिर ये 25 तारीख को 23 दिन बनते हैं। लेकिन अगर वो कैलेंडर डेज गिने जाते तो ज़ाहिर है वो 22 आखिरी तारीख होती। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये इंटरप्रिटेशन ये की गई है कि ये वर्किंग डेज गिने गए। ये तो बाल की खाल उतार रहे हैं, लेकिन अभी हमारी बात हो रही थी बिलाल साहब सलमान अकरम राजा से, तो उनका ये मौकफ था कि चलें जो कुछ भी है वो 25 तारीख तक, तो अब अगर आप अदालत में इससे भी रुजू करते हैं अपोजिशन वाले, तो वो जब तक वो पिटिशन दायर होगी और उसका उस पर हियरिंग होगी तो 25 तारीख तो वैसी हो जाएगी। लेकिन जो लार्जर क्वेश्चन है वो हम यही बात कर रहे थे कि इसको कितना को ये डिले कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 दिन से ये बात तो ठीक है कि वो जो 2 हफ्ते थे उससे लिमिट आगे हो गई, लेकिन सियासी तौर पर 3 दिन से उनको इतना फायदा नहीं है। तो अगर वो बिल्कुल इस तरीके से इस तरह की तशरीह कर रहे हैं कि अब इस मामले को और आगे थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो फिर तो शायद वो ये भी सोच रहे हो कि अच्छा जी, इसका मतलब है कि स्पीकर फिर इसको प्रोरोग कर दे, फिर आगे अगला सेशन जो है उसको भी और कहीं लंबा खींचे। तो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो स्पीकर किसी तरीके से करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि ये कोई एक अजीब, यानी जो हमारे एक प्रोसीजर्स हैं आइन के या जो असेंबली के रूल्स हैं उनके साथ कुछ थोड़ा खिलवाड़ सा नहीं हो रहा है? देखिए, एक हद है जिसमें वो कुछ अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि डेज को चूंकि डिफाइन नहीं किया हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नेशनल असेंबली के, डेज लिखा हुआ है, लेकिन देखिए वो डेज वर्किंग डेज भी हो सकते हैं और वो डेज कैलेंडर डेज भी हो सकते हैं। तो गालिबन इन्होंने उनको वर्किंग डेज काउंट किया है। तो ये इस हिसाब से अगर अगले भी 7 दिन, जो मैक्सिमम 7 दिन है जिसमें मूव करने के बाद वोटिंग करानी लाजमी है, उसको भी अगर वर्किंग डेज काउंट करें तो ये बात जो कि 28 तारीख तक हो जानी चाहिए थी, वो शायद 4 या 5 अप्रैल तक चली जाए। तो लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फर्क वाकई नहीं होगा। लेकिन ये जो आप प्रोरोग करने की बात कर रहे हैं वो तो टोटली उसकी कोई गुंजाइश मुझे किसी जगह कानून में नजर नहीं आती, क्योंकि उसमें तो वाज़ेह लिखा हुआ है या ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है कि स्पीकर इसको उस वक्त तक प्रोरोग नहीं कर सकते इस सेशन को जब तक कि ये मोशन डिस्पोज ना हो जाए वन वे और द अदर। तो ये तो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट पे लिखा हुआ है, तो उसको प्रोरोग नहीं कर सकते इंडेफिनेटली, इसको मेरे ख्याल में एडजर्न भी नहीं कर सकते। इसका फैसला 7 दिन के अंदर करना ये वाज़ेह है। लेकिन दिनों की डेफिनेशन में 2-4 दिन का फायदा ले लें अगर उनको कोई फायदा होता है, मेरे ख्याल इससे आगे बात नहीं जा सकती। तो यानी टेक्निकली जब 25 को अगर हम अज्यूम करते हैं कि 25 तारीख को ये सेशन मीट करता है, तो वो जो 7 दिन की जो एक उल्टी गिनती है वो उस 25 तारीख से शुरू हो जाएगी। फिर उसमें भी एक कैच ये है कि 25 तारीख को अगर फर्ज करें, अगरचे रूल्स ये कहते हैं कि पहले दिन ही, पहले वर्किंग डेज पे एजेंडे के ऊपर होना चाहिए, इसको ऑर्डर ऑफ द डे के ऊपर मूविंग ऑफ द नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन। अगर वो फॉर एग्जांपल 25 को ये नहीं रखते और उस दिन वो मरहूम रुकन असेंबली की फातिहा पढ़ने के बाद एडजर्न कर देते हैं टू नेक्स्ट वर्किंग डे विच इज मंडे, क्योंकि ये फ्राइडे होगा 25, तो 26-27 के बाद 28 को मंडे होगा, तो फिर उससे यानी वो 7 दिन काउंट होंगे जिस दिन मोशन मूव हो जाएगी। तो अगर वो मूव होगी मंडे को तो उससे फिर 7 दिन काउंट होंगे। तो इस सारे प्रोसेस में भी वो क्या गेन करेंगे, 7-8 दिन गेन कर लेंगे। उससे क्या बड़ा फर्क पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद उनके जहन में कुछ हो कि उससे कुछ शायद फायदा हासिल हो जाए।
अच्छा, अहमद बिलाल महबूब साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और चीज भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की है। उन्होंने मुनहरिफ अराकीन के हवाले से बात की है। उन्होंने ये कहा है कि एक हफ्ते बाद मुनहरिफ अराकीन की नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई की जाएगी। मुनहरिफ अराकीन ताहयात ना अहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जाएंगे। तो सर, ये इस्तकाक है कि वफाकी वजीर इतलात अपने तौर पर यह बयान दे सकें? यही इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है? नहीं, इस वक्त ये बयानात, हम चूंकि सियासी बात कर रहे हैं तो इस वक्त ये बयानात इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो मुनहरिफ या मुमकिन मुनहरिफ अरकान असम्बली हैं उनकी पार्टी के, उनको खौफजदा किया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि आप तो सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये सिर्फ इस सेशन की बात नहीं है, इस असम्बली की टर्म की बात नहीं है, और ये कि आपको ये हम खुद करार दे देंगे और इसका, लेकिन ये बिल्कुल लाइल्मी की बात है। ये जब भी होगा तो ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से होगा, एक प्रोसेस के बाद होगा, और उसके बारे में अगर कोई गलत फहमी है भी तो मेरे ख्याल में जो वो डालना चाह रहे हैं जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा वक्त नहीं लेगा उसके सवालों के जवाब देने में, क्योंकि सिचुएशन कोई इतनी ज़्यादा अनसर्टन या अनक्लियर नहीं है। तो वो मंडे को अगर वो रेफरेंस दायर होगा तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ट्यूसडे तक उसका जवाब आ जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि वो टाइम लाइन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन बहरहाल ये अभी तो पहले सुप्रीम कोर्ट की इसके बारे में एडवाइस सामने आनी है, और उसके बाद जो कुछ भी करना है वो अल्टीमेटली जो पार्टी के हेड के डेक्लेरेशन को जब तक इलेक्शन कमीशन कंफर्म ना करे वो डीसीट नहीं हो सकते। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक शार्ट ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फाद साहब से इस सारी सिचुएशन पे तजिया लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब, दोनों गेस्टों की राय और उनके जो कानूनी नुक्ता नज़र था वो भी आपके सामने रखा है, जो आइन हमें बताता है। तो आपके ख्याल में अगर गवर्नमेंट 2 या 3 दिन लेट करती है तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? ऑल्दो स्पीकर नेशनल असम्बली के खिलाफ तो वो कह रहे हैं कि जो है वो आईनी तौर पे जो है ना वो मुजरिम तस्वुर किए जाएंगे, अपोजिशन ये कह रही है। देखिए, मेरे ख्याल में इससे न सिर्फ ये कि जो गवर्नमेंट करना चाह रही है उससे उसको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जो हमारा मजमूई तौर पर जो एक रूल ऑफ लॉ है, जो हमारा कानून है, उसकी जो एक रिस्पेक्ट है वो अंडरमाइन हो रही है। यही आप इस तरह की तशरीह उसकी कर रहे हैं, कभी कान को इधर से पकड़ रहे हैं, कभी कान को उधर से पकड़ रहे हैं। और जिस तरह के दोनों हमारे गेस्ट ने कहा कि अल्टीमेटली तो आपने इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना करना है, इससे आप भाग नहीं सकते। आप वक्त बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वक्त बाय भी करना है, वक्त खरीदना भी है, तो उसकी आप क्या कीमत अदा कर रहे हैं? अब तरह तरह से आप जो हैं वो यानी कि कलाबाजियाँ खा रहे हैं, और पूरा जो प्रोसेस है उसको आप यानी उसकी एक तरीके से अंडरमाइनिंग हो रही है। दूसरा ये भी देखें वकास कि इसमें ये बिल्कुल क्लियर चीज़ है कि अदालत का रोल तो अब वाज़ेह हो गया है, दोनों हमारे गेस्ट ने कह दिया। और ये जो बिलाल साहब ने बात की, मेरे ख्याल में ये भी इंपॉर्टेंट है कि अदालत को भी ये मालूम है कि ये जो एक प्रोसेस है उसका एक आईनी प्रोसीजर है और उसके अंदर वो होना चाहिए। तो ये भी इसके इम्कानात बड़े कम हैं कि ये कोई अदालत जो है इस पर कोई बड़ा लंबा टाइम लेगी फैसला करने की, क्योंकि उसको भी अच्छी तरह मालूम है कि मेरे जब तक फैसला नहीं होता तो ये सब कुछ रुका हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो कुछ भी है वो जल्दी हो जाएगा। और मेरी तो कम से कम जितने लोगों से बात हुई है, बशमूल आज हमने दो माहिरीन से बात कर ली, सबका यही कहना है कि बिल्कुल साफ है ये, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती जो है वो बाल की खाल उतारने की कोशिश करें और ज़बरदस्ती उसको को अलग से तशरीह देना चाहें जो कि कानूनी कम और सियासी ज़्यादा हो, तो फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो एक आईनी प्रोसीजर है या एक आईनी रिक्वायरमेंट है उसका जवाब सियासी जो है वो दलाइल से दिया जा रहा है। ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप कानून को सियासत से काउंटर नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये उस तरीके से उसको कर रहे हो। जो आपने ट्वीट अभी पढ़ के सुनाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की, ये उसकी एक जीती जागती मिसाल है कि आपको यानी किसको नहीं मालूम कि ये एक मिनिस्टर या एक सियासतदान तो ये कह नहीं सकता, अपने तौर पे कह ही नहीं सकते। ये तो अभी वो खुद ये कह रहे हैं कि हम अदालत में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जनाब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है क्या ये ताहयात है या कुछ अरसे के लिए है। फिर वो खुद ये इस तरह की बात करें। तो ये
इस वक्त तमाम तर जो एक सियासी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि एक आईनी जो प्रोसीजर है उससे किसी तरीके से उसको या तो डिले किया जाए या उसको अंडरमाइन किया जाए। सर आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे गवर्नमेंट डिले कर रही है इस मामले को, तो मेरे ख्याल में तो मुझे ये नजर आ रहा है कि उनका सारा फोकस 27 मार्च के जलसे पे है कि वो इतना कामयाब किया जाए कि वहां से एक टेम्पो सेट हो जाए, और अगर गवर्नमेंट के मुताबिक खुदा न खास्ता उनकी हुकूमत जाती भी है तो उसी टेम्पो को लेके फिर सड़कों पे आया जाए। मेरे ख्याल में अब आपकी बात दुरुस्त है कि अब हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि कानूनी तौर पर तो हमारे पास ऑप्शन बड़े कम है, तो सियासी ऑप्शंस खोल दो, और ये तमाम तर सियासी ऑप्शन हैं जिनको वो खोल रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, और वो इस मोमेंटम को बिल्ड कर रहे हैं ताकि जब भी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो तो इस मोमेंटम को लेते हुए वो फिर आगे डायरेक्टली जो है वो अपोजिशन में जाएं और वहाँ से उसी बयानी को लेकर और उठाना शुरू कर दें। तो ये बहुत हद तक हमें नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में जो अब तक वाज़ेह हो रहा है वो ये है कि नंबर्स गेम जो है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर्स गेम अभी तक अपोजिशन के पास है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो उसका एक टाइम सेट है, अगर कुछ डिले होता भी है तो 2-4 दिन का होगा। उस 2-4 दिन में अगर कोई खातिर खा तब्दीली ना आई नंबर्स गेम में तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो बिल्कुल सबको सामने नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया फाद हुसैन साहब। और अगले जुमे को आज को मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि स्पीकर नेशनल असम्बली अब अगली सिचुएशन को किस तरह से रीड करके सेशन किस डेट में कॉल करते हैं, ये भी जुमे को क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।